नमस्कार दोस्तों। और आप सबका मेरे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस सेशन में मैं एक ऐसे टॉपिक पर आपके साथ डिस्कशन करूंगा जिसने इस देश की दिशा और दशा को बदला, दोनों को बदला। आज 24 अप्रैल 24 अप्रैल का दिन भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले से आप सुन रहे होंगे कि महिला आरक्षण पर बड़ा इस समय विवाद है, बहुत डिबेट चल रहा है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने के लिए एक अमेंडमेंट बिल लाया गया, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिस पे लोकसभा में बहुत चर्चा हुई, लेकिन लोकसभा से वो पास नहीं हो पाया। सरकार उतना बहुमत नहीं जुटा पाई, मोदी गवर्नमेंट उतना बहुमत नहीं जुटा पाई और फाइनली वो बिल गिर गया। और बीजेपी अब रोड पर उसके फेवर में लड़ रही है, विपक्ष से लोगों को बता रही है कि विपक्ष ने कैसे महिलाओं के खिलाफ जाकर के वोट दिया। तो महिला आरक्षण की जहां तक बात है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जहां तक बात है कि महिलाओं को रिजर्वेशन, आज हम डिस्कशन करते हैं महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए लोकसभा और विधानसभा में। अब बात लोकसभा और विधानसभा में हो रही है डिस्कशन की, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि महिलाओं को रिजर्वेशन की शुरुआत, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की शुरुआत आज 24 अप्रैल से ही हुई है। 24 अप्रैल 1993 जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंप्लीमेंट किया गया और पंचायती राज को, पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक मान्यता देते हुए पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व की गई, तो हमने लोकल बॉडीज में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। इसीलिए 24 अप्रैल यानी कि आज का दिन भारत के इतिहास, भारत के राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सेटअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरफ 24 अप्रैल 1993 को हमने इस देश में गांधीयन फिलॉसफी को इंप्लीमेंट किया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया। पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में बहुत पहले से इंप्लीमेंट था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर ही नागौर से शुरुआत की गई थी। लेकिन 24 अप्रैल को, आज के दिन 24 अप्रैल 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट किया गया और इसीलिए 24 अप्रैल को हम हर साल नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ आज 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया, दैट इज केशवानंद भारती केस, जिसने इस देश के संविधान को लेकर के एक अलग थ्योरी पेश कर दी, जिसने इस देश की दिशा और दशा दोनों को बदला। मैं बात कर रहा हूं बेसिक स्ट्रक्चर की, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती केस, जितने मेरे दोस्त यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, आप सब ने, और वैसे भी आप सब ने केशवानंद भारती केस के बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। क्योंकि अब तो इतने सारे मोड हैं, इतने सारे मीडियम हैं, अब कोई केशवानंद भारती केस जो है वो कोई बहुत नया टॉपिक नहीं रह गया। लेकिन आज 24 अप्रैल का जो दिन है, मैंने ये सोचा कि आज इस दिन को मैं आपके साथ शेयर करूं, और जिन्हें पता है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता है उन्हें भी ये पता चले कि आखिरकार में कैसे केशवानंद भारती केस चला, कैसे वो जर्नी चली और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, किस तरीके से ये सारी कहानी बढ़ी और कैसे सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी सरकार के बीच में एक तनातनी हुई, और कैसे उस समय के एक बड़े फेमस ज्यूरिस्ट नानी पालकीवाला ने पंगा लिया इंदिरा गांधी सरकार से। इन्होंने ठान लिया था कि मैं इंदिरा गांधी सरकार को झुका के रहूंगा, और इंदिरा गांधी सरकार ने भी ठान लिया था कि मैं मौलिक अधिकारों में अमेंडमेंट करके रहूंगी। तो बड़ा मतलब एक बहुत एक तरीके समझ लीजिए कि जब आप इसको पढ़ते हैं, केशवानंद भारती केस को पूरी हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, व्हेन यू ट्रेस द होल हिस्ट्री, तो बड़ा एक तरीके से इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, एक रोचक जर्नी है कि कैसे शुरुआत होती है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और कैसे वहां तक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है इन योर केशवानंद भारती केस। तो चलिए फिर इस सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बट सबसे पहले अ लिटिल बिट अबाउट पंचायती राज। जैसा मैंने आपको बताया कि 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल आज का तारीख, आज का दिन 24 अप्रैल का, 24 अप्रैल 1993 73rd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में।
और 73rd अमेंडमेंट को आज इंप्लीमेंट किया गया और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, मान्यता दे दी गई। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 को ऐड ऑन किया गया। पार्ट 9 ऐड ऑन होता है यहां पर, और पंचायती राजों को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक संवैधानिक मान्यता यहां पर दी जाती है। पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, दरअसल ये डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, विकेंद्रीकरण को, डिसेंट्रलाइजेशन को। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है? नो, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर शुड फ्लो लाइक दिस, पावर शुड फ्लो लाइक दिस, पावर को इस तरीके से जाना चाहिए। मतलब ये गांधीयन कॉन्सेप्ट है। गांधी वॉज द चैंपियन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। गांधी मानते थे कि जब तक गांव हमारा सशक्त नहीं होगा, जब तक गांव में बैठा हुआ इंसान पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड नहीं होगा, पॉलिटिकली वो एम्पावर्ड नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हम डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप देखिए इसमें सरकारों को यह कहा गया है कि सरकारें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का विकास करेंगी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हम अपने लोकल बॉडीज को, जो रूरल लोकल बॉडीज है, जो ग्रामीण लोकल बॉडीज हैं, जिसको हम जैसे ग्राम सभा कहते हैं, हमने इन ग्राम सभाओं का एस्टैब्लिशमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना यहां से शुरू किया और डिसेंट्रलाइजेशन को हमने प्रमोट किया। महिलाओं को हमने यहां पर रिजर्वेशन दिया, जिससे महिलाएं जो हैं वो पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो सके, पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर वो सशक्त हो सके। तो जो आजादी के टाइम पर गांधीयन एक फिनोमिना था, गांधी जी का जो एक सपना था, उस सपने को हमने 73rd अमेंडमेंट से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, उसको जिया हमने। और इस देश में हमने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी। जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो नागौर जिले से हमने उसको शुरुआत किया, बट हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हुए, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करते हुए हमने इसको 73rd अमेंडमेंट 1993 से इंप्लीमेंट कर दिया। और जहां तक रही बात पार्ट 9 के, हमने पार्ट 9 जोड़ा, 11th शेड्यूल हमने ऐड ऑन किया, 11वीं अनुसूची हम लेकर के आए यहां पर। 11th शेड्यूल, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था, तो टोटल 8 शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल थे। फिर 8 के बाद 9th शेड्यूल जुड़ा, 9th के बाद 10th आया, 10th के बाद 11th, और अब टोटल इस समय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स आर देयर। ओके, तो इस 73rd अमेंडमेंट से हमने पार्ट 9 और पार्ट 11th शेड्यूल 11th हमने यहां पर एड ऑन किया। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जिसके थ्रू हम अपने देश के गांवों को सशक्त करना चाहते थे। 24 अप्रैल का महत्व पंचायती राज दिवस के लिए ये है कि आज के दिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक मान्यता दी गई। अब जहां तक रही बात केशवानंद भारती केस की, अब उसकी शुरुआत करते हैं कि कैसे भारत में केशवानंद भारती केस चला और किस तरीके से क्या कहानी रही। ओके, क्योंकि 24 अप्रैल को ही, 24 अप्रैल 1973, यह भी एक लैंडमार्क डे है, 24 अप्रैल 1973। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच ने, 13 जजेस बेंच ने केशवानंद भारती केस में उसकी सुनवाई करते हुए बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कि पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का राइट तो है, बट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर। मैं मतलब शुरुआत में जाने से पहले आपको थोड़ा सा फैमिलियर बनाना चाहता हूं कि केशवानंद भारती केस क्या था। दरअसल ये एक जंग थी, ये एक लड़ाई थी, संविधान वर्सेस पार्लियामेंट, या ये कह लीजिए कि पार्लियामेंट की क्या पावर्स हैं व्हेन इट कम्स टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पार्लियामेंट अमेंडमेंट के पावर्स को अनलिमिटेड यूज कर सकती है?
क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो चाहे वो संशोधन कर सकती है? इन्हीं सारे केसेस को केशवानंद भारती केस में सुना गया था, जिसमें 13 जजों की बेंच की तरफ से यह फैसला आया था कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट का राइट तो है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच करने का नहीं। अब जब हम इसकी पूरी कहानी ट्रेस करते हैं तो बड़ी ये रोमांटिक कहानी, बहुत रोचक कहानी है ये, और काफी इसमें जो है जब आप पूरा पढ़ेंगे तो काफी मजेदार कहानी है। बहुत इसमें मजा आता है इस पूरी जर्नी को पढ़ने में और समझने में कि कैसे सरकार वर्सेस जुडिशरी हो रहा था, कैसे कभी सरकार का पलड़ा भारी था, कभी न्यायपालिका का पलड़ा भारी था। तो दरअसल देखिए ये पूरी कहानी की शुरुआत किस तरीके से होती है और इसमें लड़ाई किस बात की है। दरअसल इसमें लड़ाई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट्स को लेकर के है। एक पार्ट है आपका फंडामेंटल राइट और एक पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन दोनों के बीच की ये जंग है। और जंग क्या है? फंडामेंटल राइट आते हैं पार्ट 3 में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं पार्ट 4। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। मतलब राज्य जो है वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकती। एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट किया जाता है कि कहीं यार स्टेट इस व्यक्ति का शोषण ना करे, तो शोषण ना कर पाए राज्य, इसलिए आपको मौलिक अधिकार दे दिए जाते हैं। जहां तक रही बात भारत के संविधान की, क्योंकि देखिए जब देश हमारा आजाद हुआ और जब संविधान लिखने का प्रोसेस पूरा शुरू हुआ, जब प्रक्रिया पूरी बनी, तो अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए थे, लेकिन सबका एक कंसेंसस था कि हमको इस देश की जनता का अल्टीमेटली डेवलपमेंट करना है और हमें इस देश की जनता को राज्य से बचाना है, क्योंकि राज्य जो होता है वो एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर हो सकता है। इसीलिए गांधी जब अपने राम राज्य की कल्पना करते हैं तो गांधी राज्य को हटाने की बात करते हैं। गांधी वॉज नॉट द सपोर्टर ऑफ स्टेट, क्योंकि गांधी मानते थे कि स्टेट भी एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर हो सकता है। इसलिए गांधी का जो राम राज्य है उसमें गांधी कहते हैं कि एक व्यक्ति एथिकली मॉरली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उससे कभी कोई चीज गलत ना हो। और उनके राम राज्य में प्रभु राम, भगवान राम को आप देखें एक व्यक्ति में, तो अल्टीमेटली जब हम सब लोग बड़े एथिकल हो जाएंगे ना, बहुत मॉरल हो जाएंगे, तो हमें राज्य की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गांधी का राम राज्य है। और आर्टिकल 12 से लेकर के, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये आपको फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए गए हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर आप इसको समझें तो हम कहते हैं कि संविधान में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से हम लोग शुरू करते हैं या आर्टिकल 14 से शुरू करते हैं और आर्टिकल 32 तक जाते हैं। वैसे पढ़ने के लिए हम लोग 14 से 32 ही तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, लेकिन 12 और 13 भी जानना चाहिए। तो आर्टिकल 14 से 32 आपके 6 टाइप्स ऑफ 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट है। यहाँ पर 33, 34, 35 भी है और फिर 36 से 51, 36 से लेकर के 51 तक ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आ जाता है पार्ट 4। तो जहां मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति की रक्षा करता है राज्य से, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है कि स्टेट कैसा होना चाहिए, हाउ अ स्टेट शुड बी, कैसा राज्य होना चाहिए, मीन्स राज्य को क्या क्या काम करना पड़ेगा। फॉर व्हाट, किसके लिए? जनता के लिए और जनता की भलाई के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ मासेस। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जब आप देखते हैं 30 से 51 तक, तो वेलफेयर की बात की गई है। उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आप देखेंगे पंचायती राज की भी बात की गई है, जो हमने 73rd अमेंडमेंट से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब आप फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देखते हैं
तो कई ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं और कई ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो आपस में टकराते हुए नजर आते हैं, और ये झगड़ा यहीं से शुरू हो जाता है। क्योंकि जब देश हमारा आजाद हुआ तो उस समय दरअसल पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग इन इंडिया, एक विचारधारा चल रही थी, जो विचारधारा थी समाजवाद की, सोशलिज्म की। नेहरू खुद बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। समाजवाद जो होता है, सोशलिज्म जो होता है, ये बात करता है इक्वालिटी की, ये बात करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस की। ये बात करता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो होगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन, इस मोड ऑफ प्रोडक्शन पर किसी एक इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं होगा, कॉमन कंट्रोल होगा। तो ऑटोमेटिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, जिससे समाज में इक्वालिटी आएगी। तो इसीलिए आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपको सोशलिस्टिक आइडियाज भी दिखेंगे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड ऑल। सोशलिस्टिक आइडियाज भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिखेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो भारत की जो कंडीशन थी, जब आजादी हम लोगों को मिली, तो हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, जाति व्यवस्था, ये सारी चीजें थी। जनसंख्या बहुत गरीब थी, लोगों के पास खाना नहीं था, अनाज नहीं था, स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, रोजगार नहीं था, शिक्षा नहीं थी। और इन सब चीजों को देने के लिए सरकारों को अब कदम उठाना था, क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है। तो नेहरू जी ने समाजवाद को इंप्लीमेंट करने की सोची, क्योंकि भाई वो समाजवादी नेता थे, बहुत इन्फ्लुएंस थे समाजवाद से, समाजवाद की लहर चल रही थी उस समय। और संविधान भी आपसे कहता है कि आपको एक वेलफेयर स्टेट बनाना है भाई, और इस वेलफेयर स्टेट के लिए आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अब इंप्लीमेंट करना है हमें। तो जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करेंगे तो आप किसी ना किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर देंगे। बहुत गहरी बात है अब यहां पर, आराम से समझिए धीरे धीरे। और वीडियो अगर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो आप पॉज करके इसको देखिएगा, आराम से देखिएगा। लेकिन देखेंगे, समझेंगे तो सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, पूरी कहानी, पूरी जर्नी आपको समझ में आएगी। ओके, और नहीं भी देखेंगे तो भी कोई बात नहीं, और देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नॉलेज बढ़ जाएगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। बात यह है कि जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करेंगे तो आप किसी ना किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष सब लोग बराबर हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून कभी व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, राज्य कभी भेदभाव नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये फंडामेंटल राइट है आपका भाई, मौलिक अधिकार है। तो दूसरी तरफ जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देखेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये राज्य से कहा गया है कि राज्य जो है, जो वीकर सेक्शन है समाज का, जो SC ST सेक्शन है समाज का, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। यहां कहा जा रहा है हर व्यक्ति बराबर है, यहां कहा जा रहा है जो व्यक्ति कमजोर है, SC ST वर्ग का है, उसके डेवलपमेंट के लिए स्टेट को प्रोविजंस बनाने होंगे, उनको आगे लाना होगा। तो जब आप डेवलपमेंट के लिए, जब आप DPSP के लिए कदम उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू वायलेट आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15, वायलेट होगा ही होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट जा सकते हैं आप आर्टिकल 226 के तहत, और आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको रेमेडी देंगे, आपको उपचार दे देंगे, भाई जिसने आपका वायलेशन किया होगा उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। अब अगर राज्य जो है, अब मामला देखिए यहीं फंस रहा है, अब यहीं पर चीजें सब शुरुआत हो रही है।
अब राज्य जो है जब आजाद हुआ भारत, तो सरकार के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल को तो इंप्लीमेंट ही करना है, क्योंकि फिर हम गरीबों के लिए, एससी एसटी के लिए कैसे काम करेंगे, क्योंकि संविधान कह रहा है और हमको वेलफेयर स्टेट बनाना है तो हमें डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना है। समाजवाद की लहर है और जितने समाजवादी चिंतक थे संवैधानिक सभा वगैरह में, वो सब एक राय में थे कि नहीं, हमको ये काम करना चाहिए। तो अगर हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करना है तो स्टेट आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर देगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आप राज्य की शिकायत कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और आप आर्टिकल 32 और 226 के तहत जाकर के रेमेडी ले सकते हैं। अब झगड़ा शुरू होने लग गया। अब झगड़ा कैसे शुरू हुआ? बड़ा एक फेमस केस आया, शायद आपने नाम भी सुना होगा। हम जैसे ही आजाद हुए, जैसे ही इंडिपेंडेंट हुए, हम 1951 में, 1950 में संविधान लागू होता है, 51 में एक केस जो है वो हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाता है, जिसका नाम था चंपकम दुर्रई राजन केस। नाम आई थिंक सुना होगा आपने, चंपकम दुर्रई राजन केस। ओके, 1951 का चंपकम दुर्रई राजन केस। ये एक ब्राह्मण लेडी थी। दरअसल हुआ क्या, चंपकम दुर्रई राजन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। दरअसल मद्रास गवर्नमेंट ने, ये एक रिजर्वेशन से रिलेटेड एक केस था, मेडिकल कॉलेज का एक रिजर्वेशन से रिलेटेड केस था। दरअसल चंपकम दुर्रई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया मद्रास के कम्युनल लॉ को, जिसमें कुछ सीटें जो है कास्ट बेस्ड होने पर या कास्ट के बेसिस पर रिजर्व कर दी गई थी। ऐसा आप समझ लीजिए, कास्ट के आधार पर सीटें रिजर्व कर दी गई वहां पर। और चंपकम दुर्रई राजन जो एक ब्राह्मण लेडी थी, इनको एडमिशन नहीं मिला, इनको एडमिशन नहीं मिला। अब इन्होंने इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया 1951 में, और 51 में चंपकम दुर्रई राजन केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया कि जो मद्रास सरकार ने जो काम किया था वो गलत है। मतलब ये कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वो इंप्लीमेंट कर रहा था, मद्रास गवर्नमेंट कर रही थी, और इसका झगड़ा किससे हो रहा था? फंडामेंटल राइट से झगड़ा हो रहा था। तो फंडामेंटल राइट जीत गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता, कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता, मतलब रिजर्वेशन आप कास्ट के आधार पे नहीं दे सकते, चंपकम दुर्रई राजन केस में। यह रहा आपका पहला लैंडमार्क जजमेंट। अब यहीं से और चीजें आगे बढ़ना शुरू होती हैं। अब यह कहानी 1951 की है। 1951 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला संवैधानिक संशोधन ले आते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाता है 1951 में, और पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत सारा काम जो है वो नेहरू जी करते हैं। दरअसल मैंने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सोशलिस्टिक आइडियाज के पर्सन थे, और हमारे देश में एक समाजवादी लहर चल रही थी। तो समाजवाद कहता है कि देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी लिखा हुआ है देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कैपिटलिज्म कहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, समाजवाद कहता है देयर शुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कॉमन गुडनेस, कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे देश में एक प्रोसेस था, एक प्रथा थी जिसको कह लीजिए, अगर प्रोसेस ना कहें वो ठीक वर्ड नहीं होगा, अगर एक सिस्टम कहें, एक सिस्टम थी, दैट इज जमींदारी सिस्टम। हमारे क्या, अंग्रेजों के समय से जमींदारी सिस्टम चलती चली आई थी, उससे पहले सामंती व्यवस्था थी, फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म से जमींदारी आई मॉडर्न एज में, और ये जमींदारी व्यवस्था जो है वो आगे भी कंटिन्यूड रही, जब हम लोग आज़ाद हुए उस समय भी थी। और जमींदारी व्यवस्था जो थी वो एक एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर थी, कि जो बड़े बड़े जमींदार होते थे वो काम तो कुछ नहीं करते थे, और किसानों से वो लगान लेते थे, किसानों का वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, क्योंकि हम लोग सोशलिस्टिक आइडियाज के थे, और सोशलिज्म में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होता है, तो लैंड भी एक रिसोर्स है भाई, लैंड भी एक रिसोर्स है। अब नेहरू जी का एक सपना था, नेहरू जी लैंड को इक्वली डिवाइड करना चाहते थे भैया, कि हम लैंड रिफॉर्म लाएंगे। तो हमारे देश में लैंड रिफॉर्म शुरू हुआ, लैंड रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया। अलग अलग राज्यों ने अपना अलग अलग लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया।
लैंड रिफॉर्म में बहुत कुछ किया जाता है, जैसे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होता है, सीलिंग्स वगैरह होती हैं कि आप कितनी ज़मीन रख सकते हैं, उसके ऊपर ज़मीन होगी तो वो सरकार की हो जाएगी। तो अलग अलग राज्य का, केरल का अलग, मद्रास का अलग, यूपी का अलग, मतलब सबका, तमिलनाडु का अलग, सबका अपना अलग अलग है लैंड रिफॉर्म एक्ट। लैंड रिफॉर्म क्यों नेहरू जी इंप्लीमेंट करना चाहते थे? जस्ट बिकॉज ऑफ टू इंप्लीमेंट सोशलिज्म इन इंडिया, कि लैंड जो है भाई वो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिसके पास एक्सेस में है उससे ले लिया जाए, और जिसके पास नहीं है उसको हम लैंड प्रोवाइड कराएं, जिससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका भी जीवन आगे बढ़े, वो भी 4 पैसा कमाए, अपने बीवी बच्चों को पाले, और अपना उसका भी जीवन जो है आगे बढ़े, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो। तो एक वेलफेयर स्कीम के तहत इसको इंप्लीमेंट किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट किया गया। अब भैया जब लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट हुआ या लैंड रिफॉर्म की जब बात हुई, तो फिर इसका झगड़ा शुरू हो गया फंडामेंटल राइट से। फिर झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 देख लीजिए आप, और आर्टिकल 31 देख लीजिए, दोनों जगहों पर राइट टू प्रॉपर्टी आपको मिला हुआ था। यह अलग बात है कि आगे चल करके इसको फिर हटा दिया गया। अब तो ये फंडामेंटल राइट रहा नहीं, अब तो आपका ये लीगल राइट हो गया। तो आप देखेंगे आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार था। बाद में इसको यहां से हटाया गया। तो जब आप लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपकी हम जमीन ले रहे हैं, जब आप हमारी जमीन ले रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आप मेरे मौलिक अधिकारों को इंक्रोच कर रहे हैं, उसको वॉयलेट कर रहे हैं आप। अब ये झगड़ा फिर यहीं पर शुरू हो गया। फिर ये झगड़ा यहां पर शुरू हुआ कि आप कैसे लैंड रिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे आप मेरे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टेट से, क्योंकि लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट करना था जस्ट बिकॉज ऑफ वेलफेयरिज्म, भाई जो गरीब जनसंख्या है, जो किसान है, उनको हम किस तरीके से एक रिस्पेक्टफुल लाइफ दे, एक डिग्निटीफुल लाइफ दे, इसलिए लैंड रिफॉर्म जरूरी था। और जो उस समय बड़े बड़े जमींदार थे वो ये चाहते नहीं थे कि आप मेरी भूमि मुझसे छीनिए, आप लैंड रिफॉर्म लेकर के आइए। तो 1950 में बिहार सरकार ने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया। लैंड रिफॉर्म एक्ट बिहार सरकार का आया, जिसको 1951 में दरभंगा के जो महाराजा थे कामेश्वर सिंह, उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया। अच्छा, बिहार का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था वो एबॉलिशन ऑफ जमींदारी के लिए आया था। अच्छा, ये पूरा जो 50s का एरा है, ये जो पूरा 50 का एरा है जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट हुए और 50 में कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, तो ये पूरा 50s का एरा आप देखेंगे, तो ये पूरा एरा जो है वो ये पूरा एरा जो है आपका, ये लैंड रिफॉर्म का ही एरा है पूरा। यहां से एक के बाद एक लैंड रिफॉर्म एक्ट्स आपको आते हुए नजर आएंगे। अब बिहार का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, इसको कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा में चैलेंज किया गया, और इसमें फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन उठाया गया कि भाई आप लैंड रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। और किस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है? आर्टिकल 19 1F और आर्टिकल 31। ये मेरा मौलिक अधिकार है जो मुझे राइट टू प्रॉपर्टी देता है, और आप लैंड रिफॉर्म ला करके मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। अब मैटर जो है वो ये फंस गया, और मैटर ये फंस गया कि गवर्नमेंट जो है अब वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कैसे इंप्लीमेंट करे, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और लोग फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए अदालत चले जा रहे हैं। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया 1951 में। 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नेहरू जी लेकर के आते हैं। अच्छा, ये जो पूरा सिनेरियो है, जो पूरा केशवानंद भारती केस तक हम लोग जो जर्नी देख रहे हैं, इसमें 2-3 आर्टिकल्स के ही बीच झगड़ा है। देखिए, एक आर्टिकल आप यहां पर देखेंगे, आर्टिकल 13 जो कि फंडामेंटल राइट है, और एक आर्टिकल है 368 जो कि अमेंडिंग पावर है। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है वो कहता है कि सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, और अगर कोई कानून बना
तो वो कानून उस हद तक वो इनवैलिड हो जाएगा जहां तक वो मौलिक अधिकारों का वायलेशन करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, समझ रहे, पृथक्करण का सिद्धांत, उतना कानून का पार्ट हट जाएगा। जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई कानून बनाया और उसमें अगर 1 से लेके 10 तक बातें हैं और इसमें मान लेते हैं 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट और 5th पॉइंट मेरे आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही हैं, तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं, प्रोविजंस हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन कर देगा, इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू का राइट देता है। मतलब आप न्यायिक पुनरावलोकन के लिए, जुडिशियल रिव्यू के लिए अदालत जा सकते हैं। तो सरकार ने कोई कानून बनाया, अगर आपको लगता है वो मेरे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और अदालतें उसको रिव्यू करती हैं। रिव्यू का मतलब क्या होता है? उसकी समीक्षा करती हैं। समीक्षा किस बात की? कि क्या ये कानून संविधान के दायरे में रहते हुए बना है या नहीं, क्या ये कानून व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या नहीं करता, इसकी समीक्षा की जाती है। और अगर वो नहीं करता तो वो कानून इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर वो कर रहा है, उतने पॉइंट हट जाएंगे जहां तक वो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। बात समझ रहे? ये है आर्टिकल 13। अच्छा, आर्टिकल 368 सरकार को संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार देती है। अब यहीं पर यह झगड़ा है कि ये जो संसद का अधिकार है संशोधन का, ये कितना बड़ा है, टू व्हाट एक्सटेंट, क्या ये मेरे फंडामेंटल राइट को भी इंक्रोच कर सकता है? क्या संशोधन का जो अधिकार है अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट भी कई तरह से होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी वगैरह। जैसा अभी जो बिल आया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, संविधान में संशोधन, लेकिन उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी, इसीलिए बीजेपी उसको पास नहीं करा पाई, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। लेकिन अगर वो सिंपल मेजॉरिटी से होता, जैसे कोई नया राज्य बनना, तो आसानी से पास हो गया होता। तो हम लोग उसको किसी और दिन, किसी और लेक्चर में, किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कैसे अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिलहाल यहां पर ये पूरा का पूरा जो झगड़ा है, पूरा का पूरा झगड़ा वो इन्हीं 2 आर्टिकल्स के बीच में है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। सरकार को यह लगता है, पार्लियामेंट को यह लग रहा जब हमारा देश आजाद हुआ कि आर्टिकल 368 हमको एब्सोल्यूट राइट देता है और हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, समाजवाद को इंप्लीमेंट करने के लिए, लैंड रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करने के लिए हम जो अमेंडमेंट चाहे वो कर सकते हैं। मतलब ये कि हम भैया फंडामेंटल राइट को भी वायलेट कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो वो लॉ जो है वो इंप्लीमेंट ही नहीं होगा, वो आर्टिकल 13 में है। अब यही झगड़ा जो है अब शुरू हो रहा है। ये पूरी जो जर्नी है, जो मजेदार इतनी जर्नी है, इस पूरी जर्नी का क्रक्स यही है कि आर्टिकल 13 कि आर्टिकल 368। तो शुरुआत 1950 में बिहार के लैंड रिफॉर्म से हो गई। अच्छा, उससे पहले रिजर्वेशन वाला केस चल गया, चंपकम दुर्रई राजन केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जाति आधारित आरक्षण नहीं दिया जा सकता एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। और क्योंकि SC ST के लिए हम रिजर्वेशन करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट करना चाह रही है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो इक्वालिटी वाला वो रोक दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते हैं, आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं दे सकते। दूसरी तरफ ये लैंड रिफॉर्म आ गया। तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा यार इसको फुल एंड फाइनल खत्म करते हैं, ये जो झगड़ा है इसे फुल एंड फाइनल खत्म करते हैं, बार बार का ये झगड़ा खत्म करो। अब खत्म करने के लिए ही वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं। और जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें जोड़ दी गई। जैसे इसमें आर्टिकल 15(4) जोड़ दिया गया, आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। 15(4) जोड़ करके गवर्नमेंट ने अपने आप को यह अधिकार दे दिया कि यदि सरकार चाहे तो समाज के ऐसे वर्ग के लिए वो विशेष प्रावधान कर सकती है जिसका या जो एजुकेशनली, शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। तो जो एजुकेशनली और शैक्षिक रूप से पिछड़े, उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्पेशल लॉज बना सकती है। यह आर्टिकल 15(4) में गवर्नमेंट ने लिख दिया।
तो जब लिख दिया, संविधान में आ गया, तो अब आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया ना आर्टिकल 15(4) में कि भाई राज्य अगर चाहे तो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल जोड़ दिया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई, 9th शेड्यूल एड ऑन हो गया। और 9th शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रख दिया गया कि 9th शेड्यूल को सुप्रीम कोर्ट एनालाइज नहीं कर सकता। और लैंड रिफॉर्म जो हो रहा था उसको धड़ाधड़ 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। जहां लैंड रिफॉर्म हो 9th शेड्यूल में डाल दो, जहां लैंड रिफॉर्म हो 9th शेड्यूल में डाल दो। तो जब 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो आप उसको फंडामेंटल राइट के वायलेशन के बेसिस पर आप उसको अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। साथ ही साथ पंडित नेहरू की सरकार ने आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B भी जोड़ दिया। आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B एड ऑन हो गया। आर्टिकल 31A कहता है कि कोई भी कानून जो कि लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है, लैंड को अगर गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। किस आधार पर? दैट इट वायलेट्स योर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 31। मतलब अगर सरकार कोई लैंड को एक्वायर कर रही है और आप कह रहे हैं कि नहीं, आपका एक्विजिशन जो है मेरे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 31 का वायलेशन है, तो आप अब आप अदालत नहीं जा सकते। ये आर्टिकल 31 में गवर्नमेंट ने, नेहरू जी की सरकार ने एड ऑन कर दिया। और आर्टिकल 31B इसने 9th शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। तो जो झगड़ा चल रहा था, नेहरू जी ने उसका पूरा एक सॉल्यूशन निकाला, कहा ऐसे कर देंगे तो अब कोई झगड़ा नहीं होगा। पूरा फाइनल झगड़े को खत्म करने का एक आंसर नेहरू जी ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दे दिया। रिजर्वेशन के लिए हम 15(4) ले आए और लैंड रिफॉर्म को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए हमने ये सारी व्यवस्था कर दी। हमने आर्टिकल 31A जोड़ दिया, 31B जोड़ दिया, 9th शेड्यूल जोड़ दिया और उसको हमने जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। लेकिन अब कहानी यहीं रुकी नहीं ना, अब इसके बाद से फिर कहानी शुरू हो जाती है। अब जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 51 में, अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया गया। किस में चैलेंज कर दिया गया? शंकरी प्रसाद केस में। और शंकरी प्रसाद केस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जब चैलेंज किया गया तो कहा गया इस पूरे अमेंडमेंट को अगर हम चैलेंज कर दें तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, जो झगड़ा है ये सब खत्म हो जाएगा। और अदालत से पूछा गया कि आर्टिकल 368 के तहत क्या पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग योर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में भी क्या संशोधन कर सकती है। अच्छा, इससे पहले एक चीज मैं आपको और समझा दूं। देखिए, आर्टिकल 13 को जब आप पढ़ते हैं, जहां पर लॉ को डिफाइन किया गया है, लॉ क्या है, और आर्टिकल 13 कहता है कि सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दे। तो ये कानून का मतलब क्या है भाई? आर्टिकल 12 में स्टेट बताया गया है, राज्य क्या होता है। तो राज्य का मतलब जैसे गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ब्यूरोक्रेसी है, आपके पंचायती व्यवस्थाएं हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब स्टेट में आते हैं। तो ये लोग क्या कोई ऐसा ऑर्डर, क्या कोई ऐसा कानून पास कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे? ये चीज यहां पर लॉ में बताई गई है कि आर्टिकल 13 जो है वो लॉ बताता है। तो देखिए, ये जो लॉ है इसमें क्या क्या आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक्ट आया, ऑर्डिनेंस आया, अध्यादेश जिसे कहते हैं, ऑर्डर आता है, ऑर्डर, ठीक है, कि कोई ऑर्डर सरकार या कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा दे सकता है जो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दे। क्या कोई ऑर्डिनेंस आ सकता है? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, मतलब जब सरकार कोई कानून ना बना पा रही हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट को और 213 के तहत राज्यपाल को। एक्ट का मतलब यह होता है संसद ने कोई कानून पास कर दिया, राष्ट्रपति और राज्यपाल ने उसको साइन कर दिया, अब वो कानून बन गया, एक्ट बन गया। अब यहां पर आर्टिकल 13 में अब एक बात से खेला गया। और क्या खेला गया कि आर्टिकल 13 में जो ये एक्ट है, ये एक्ट, क्या इस एक्ट में
ये 368 का जो 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 पावर है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, ये भी तो एक्ट है। क्या ये एक्ट आर्टिकल 368 के तहत इस एक्ट में आता है? और क्या 368 के तहत सरकार को इतना अधिकार है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दे? ये क्वेश्चन अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने शंकरी प्रसाद केस में रखा गया, क्योंकि आर्टिकल 13 में जो एक्ट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसमें आता है। वकील लोग तो ऐसे ही सब प्लस माइनस करते हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है। तो शंकरी प्रसाद केस के जो लॉयर्स थे, अब उन्होंने उसमें से बारीकियां निकालनी शुरू की और उन्होंने कहा ऐसे खेलते हैं। तो उन्होंने अदालत के सामने यह प्रश्न रख दिया कि क्या इस एक्ट में यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा, क्योंकि इस एक्ट में आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता। यह नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 13 में इट वाज नॉट इंक्लूडेड। लेकिन शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब जजमेंट दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3। पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट को भी मिला दिया जाए। संसद के पास यह अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, भाग 3 में भी संशोधन कर सकती है। शंकरी प्रसाद केस में यह जजमेंट आ गया कि पार्लियामेंट के पास ये राइट है। अब यहां से कहानी और आगे बढ़ती है। अब शंकरी प्रसाद केस के बाद, जब शंकरी प्रसाद केस में जजमेंट आ गया, उसके बाद 17th अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और 17th अमेंडमेंट करके 44 17th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, 17th नंबर का अमेंडमेंट, और 44 लॉज को, लैंड रिफॉर्म लॉज को 9th शेड्यूल में जोड़ दिया गया। 44 अलग अलग लॉज को 9th शेड्यूल में ऐड ऑन कर दिया गया। उसी में एक जो केस, एक जो लॉ था वो राजस्थान का था। अब आगे चल करके अब इस 17th अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज किया गया, एंड दैट वाज इन सज्जन सिंह केस। अब एक और लैंडमार्क केस आएगा, वो है सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस में भी सेम वही क्वेश्चन पूछा गया जो शंकरी प्रसाद में पूछा गया था, सेम वही केस कि आर्टिकल 13 बड़ा कि आर्टिकल 368 बड़ा, किसकी पावर ज्यादा है? क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के नाम पर फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकती है? सब कुछ वही, सेम वही। तो अदालत ने कहा कि भैया ऐसा है, हमने अभी जो एक फैसला सुनाया था शंकरी प्रसाद केस में, हम उसी वर्डिक्ट के साथ चलेंगे, और सज्जन सिंह केस में भी सेम शंकरी प्रसाद केस को ही अपहेल्ड कर दिया गया। कहा नहीं, मेरी राय, हमारी राय वही है जो हमने शंकरी प्रसाद केस में कहा था। 6 जजों की बेंच थी, 6 जजेस थे सज्जन सिंह केस में, और 6 जजों की बेंच ने सेम वही शंकरी प्रसाद केस के वर्डिक्ट को, जजमेंट को उन्होंने अपहेल्ड कर दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ये हुआ आपका शंकरी प्रसाद केस और फिर आपका सज्जन सिंह केस। अब यहां से आता है गोलकनाथ केस। अब ये जो शंकरी प्रसाद केस हो गया, उसके बाद 17th अमेंडमेंट हो गया, अब सज्जन सिंह केस हो गया। अब यहां से 1967 में एक और लैंडमार्क केस आएगा 1967 में, दैट इज गोलकनाथ केस। अब गोलकनाथ, सज्जन सिंह केस तो राजस्थान का था, अब गोलकनाथ केस आता है पंजाब का। यहां पर भी वही लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड केस था। तो गोलकनाथ दरअसल दो, ये फैमिली है, गोलकनाथ फैमिली, इसमें 2 भाई थे, एक हेनरी गोलकनाथ और एक विलियम गोलकनाथ। ओके, एक हेनरी गोलकनाथ थे और एक विलियम गोलकनाथ थे, और इन लोगों के पास, इनके परिवार के पास 500 एकड़ की जमीन थी, और पंजाब सरकार ने, जो पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट था, उसके तहत इनको 30 एकड़ जमीन रखने का अधिकार दिया। बाकी जमीन सरकार ने कहा हम ले लेंगे।
अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और ये 67 इस समय देश की जो राजनीति है उसमें देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस समय वो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, क्योंकि 64 में नेहरू जी की डेथ हो गई। 64 के बाद गुलजारी लाल नंदा देश के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने, फिर गुलजारी लाल नंदा बने और 66 में इंदिरा गांधी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनती है, राज्यसभा से बनती हैं, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर पहली बार बनती हैं तो वो एक कमजोर प्रधानमंत्री थी, क्योंकि राज्यसभा से आई थी और दूसरा उनको तमाम लोगों का जो है सपोर्ट की जरूरत थी। तो जब सरकार कमजोर होती है ना तो अदालतें ताकतवर हो जाती है। दुनिया भर में यही प्रैक्टिस होता है। जब केंद्र की सरकार कमजोर होगी आप देखेंगे अदालत सुप्रीम कोर्ट जो है वो ताकतवर होगी, और जब सरकारें कमजोर ताकतवर होती हैं तो अदालतें कमजोर हो जाती हैं। अब इंदिरा गांधी जी को यहां पर अब पहला झटका लगेगा, इसीलिए आप देखेंगे इंदिरा गांधी जो हैं वो अदालत के साथ अब पंगा लेना शुरू करेंगी। संविधान में अमेंडमेंट होगा और यहीं पर आप देखेंगे नानी पालकीवाला, बड़े फेमस एक ज्यूरिस्ट, जिन्होंने कसम खा लिया था कि वो इंदिरा गांधी जी के हर काम को जो है वो फेल करेंगे अदालत के अंदर। अब गोलकनाथ केस की शुरुआत होती है और गोलकनाथ केस में गोलकनाथ की तरफ से जो जूरिस्ट थे, जो लॉयर थे, वो नानी पालकीवाला ही थे। भाई देखिए, गोलकनाथ केस देख लीजिए, केशवानंद भारती केस देख लीजिए, मिनर्वा मिल केस देख लीजिए, नानी पालकीवाला ही आपको लीड करते हुए नजर आएंगे। और गोलकनाथ केस में पंजाब का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था उसको चैलेंज कर दिया गया, और चैलेंज करते हुए फिर वही क्वेश्चन पूछा गया कि भैया क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार जो है वो फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट कर सकती है। अब यहां पर 6:5 के मेजॉरिटी से फैसला आएगा, 6:5 के मेजॉरिटी से फैसला आएगा। और गोलकनाथ केस को 11 जजों की बेंच ने सुना था, केशवानंद भारती केस को 13 जजों की बेंच ने सुना था, गोलकनाथ केस के फैसले को 11 जजों की बेंच ने सुना और 6:5 के मेजॉरिटी में ये जजमेंट आया। और यहां से चीजें बदल गईं, और यहां से चीजें क्या बदली कि अब पहली बार अदालत ने अपने पुराने फैसले को पलटा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मतलब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंट। मौलिक अधिकार बहुत पवित्र हैं, मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का यह मानना था कि सरकारें मौलिक अधिकारों को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि मौलिक अधिकारों से ही जनता की रक्षा की जाती है, सरकार के आर्बिट्री एक्शन से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कि मेरा फैसला जो है वो पुराने जो फंडामेंटल राइट बदल गए हैं उन पर अप्लाई नहीं होगा, उन पर अप्लाई नहीं होगा, मतलब इन फ्यूचर अब ये अप्लाई होगा, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगेगा गोलकनाथ केस में। लेकिन हां, तो अदालत ने अब ये क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट जो है अब वो फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं कर सकती, और ये इंदिरा गांधी जी के लिए एक पहला झटका था। अब यहां से आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन में ताबड़तोड़ जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो लेकर के आती हैं। अब ताबड़तोड़ अमेंडमेंट कैसे लेकर के आती हैं देखिए, अब यहीं से 24th अमेंडमेंट होगा, 25th अमेंडमेंट होगा, 26th अमेंडमेंट होता है, 27, 28, 29 अमेंडमेंट्स लगातार होते हैं। यहीं से 24वां संशोधन करके उन्होंने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में ही संशोधन कर दिया। उन्होंने कहा खत्म करो कहानी, ये झगड़े वगड़े की बात ही नहीं होनी चाहिए। 368 में और आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार अगर कानून लाती है, अगर वो मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है, तो उसको 368 के तहत अगर अमेंडमेंट हो रहा है तो आर्टिकल 13 के तहत उसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। यही लिख दिया इंदिरा गांधी जी ने। मतलब एक तरीके से 24वें संशोधन के थ्रू वो उन्होंने जुडिशियल रिव्यू की पावर ही खत्म कर दी। उन्होंने अदालतों के जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उसको ही खत्म कर दिया कि अब आप जुडिशियल रिव्यू ही नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू ही नहीं कर सकते। और आप देखें इन अमेंडमेंट्स के साथ, आप देखिए ये जो अमेंडमेंट्स हुए तो हुए ही, साथ ही साथ में 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन भी करना शुरू किया। 69 में
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर आगे चल के 1980 में 6 और बैंकों का। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? सोशलिस्टिक पैटर्न, इक्वालिटी लाने के लिए, क्योंकि बैंक्स जो थे वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज में रहते थे, गांव तक जाते नहीं थे, एग्रीकल्चरल लोन नहीं मिल पाता था, गरीबों की एक्सेसिबिलिटी जो थी, पहुंच जो थी वो बैंकों तक नहीं थी। सामाजिक न्याय के लिए, एक सोशलिस्टिक पैटर्न के सोसाइटी के लिए उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया और उन्होंने अध्यादेश निकाल दिया कि जिसके पास 50 करोड़ या उससे ऊपर है कैपिटल, हम उसका जो है वो राष्ट्रीयकरण कर लेंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरू हो गया। इसी 69 ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसको चैलेंज कर दिया गया आरसी कूपर केस में। आरसी कूपर शेयर होल्डर थे, डायरेक्टर थे कई बैंकों के। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को चैलेंज किया और ये कहते हुए चैलेंज किया कि हमारे राइट टू प्रॉपर्टी का जो है वो वायलेशन है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और जो कंपनसेशन की बात है, जो सरकार ने कहा कंपनसेशन भी हम आपको देंगे, दरअसल वो कंपनसेशन एक तरीके से गवर्नमेंट देना ही नहीं चाह रही थी। उसको टाल दिया गया था कि ट्रिब्यूनल बनेगा, फिर कंपनसेशन डिसाइड होगा, तब आपको मिलेगा, मतलब वो नहीं मिलेगा। अब मैटर ये चला गया अदालत, नेशनलाइजेशन का। अदालत में जब ये मैटर गया तो अदालत ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को अपहेल्ड कर दिया, लेकिन अदालत ने यह कहा कि जो कंपनसेशन है दिस शुड बी फेयर एंड जस्ट, ये फेयर और जस्ट होना चाहिए। अब यहीं से आप देखेंगे 25th अमेंडमेंट आ जाएगा। अब 25th अमेंडमेंट जब आया तो यहां पर जो ये कंपनसेशन वर्ड आप देख रहे हैं, इस कंपनसेशन वर्ड की जगह पर एक वर्ड लिख दिया अमाउंट, क्योंकि कंपनसेशन जो था वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से था कि भैया जो मार्केट वैल्यू चल रही होगी उस हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो सरकार ने अब कहा कि हम कंपनसेशन नहीं, हम अमाउंट देंगे, और अमाउंट जो हमें पसंद होगा, जितना हमको अच्छा लगे हम उतना आपको अमाउंट दे देंगे। तो 25th अमेंडमेंट आ गया यहां से। अब आगे चल करके इंदिरा गांधी 26th अमेंडमेंट लेकर के आई, और 26th अमेंडमेंट ला करके इंदिरा गांधी ने बहुत दिनों से जो परंपरा चल रही थी आजादी से, प्रीव्यू पर्स नाम सुना होगा आपने, उसी को खत्म कर दिया। एंड ऑफ प्रीव्यू पर्स। अब ये प्रीव्यू पर्स क्या था? जब देश आजाद हुआ तो उस समय देसी रियासतें थीं, रियासतों का विलय किया गया। तो जब रियासतों का विलय किया गया तो उनसे बहुत सारी चीजें जो हैं मतलब मर्ज करा ली गई। जब रियासतें मर्ज हो गई तो उनका राज पाट सब खत्म हो गया, सब चला गया। तो उनसे यह वादा किया गया, सरकार ने यह वादा किया कि ठीक है, तुम्हारे रहने के लिए, जीने के लिए, खर्चे के लिए एक लमसम अमाउंट तुम्हें सरकार की तरफ से मिलेगा। उसी को प्रीव्यू पर्स कहा गया। इंदिरा गांधी जी के समय अब प्रीव्यू पर्स ही खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म किया गया? क्योंकि सरकार ने कहा कि भाई इससे हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत पड़ता है और हम मोनार्की को खत्म कर देना चाहते हैं, हम डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करेंगे। तो 26th अमेंडमेंट आता है 1971 में और प्रीव्यू पर्स को खत्म कर दिया था। हालांकि इसको भी चैलेंज किया गया था। माधवराव सिंधिया, महाराजाधिराज माधवराव सिंधिया, ये टाइटल्स वगैरह ये जो थी इसको भी खत्म करने की बात की गई कि अब टाइटल वाइटल नहीं मिलेगा, ये टाइटल वाइटल कोई नहीं लगा सकता, और प्रीव्यू पर्स पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। तो 26th अमेंडमेंट के थ्रू अब ये सारा काम यहां पर होना था, किया जाना था, यही सारी चीजें। और तब तक केरला में लैंड रिफॉर्म एक्ट आया और केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट को, केरला के लैंड रिफॉर्म एक्ट को 29th अमेंडमेंट से सरकार ने 9th शेड्यूल में ऐड ऑन कर लिया। केरला के लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल में 29th अमेंडमेंट से ऐड ऑन कर दिया गया। अब ये सारा जब ये 29th अमेंडमेंट आया, क्योंकि केरला से रिलेटेड था, वहीं पर एक मठ था जिसके जो शंकराचार्य थे वो थे केशवानंद भारती। केशवानंद भारती ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इंदिरा गांधी सरकार के जो ये अमेंडमेंट्स थे 24, 25, स्पेशली ये जो 29th अमेंडमेंट था, इसको चैलेंज कर दिया गया, इसको चैलेंज किया गया। और फिर वही क्वेश्चन पूछे गए जो क्वेश्चन अब तक चले आ रहे थे। अब यहां केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच बन गई। अब तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 ही जज थे भी,
अदालत में उस समय, और 13 ही जजों की बेंच बनी और 13 जजों की बेंच का फैसला आया जिसमें कहा गया, जो हिस्टोरिक लैंडमार्क जजमेंट आया, कि संसद जो है वो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट का राइट रखती है, इंक्लूडिंग योर फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों में भी हम संशोधन कर सकते हैं, ये अदालत ने कहा। लेकिन 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 अब यहां पर एक लिमिटेशन लग गई, लिमिटेशन टू बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई भी पार्ट या कोई भी चीज बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? अदालत ने कहा ये हम डिसाइड करेंगे। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पर भी फिक्स नहीं कर दिया गया है कि अच्छा यही 10 चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में है। टाइम एंड अगेन अदालत की तरफ से बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन किया जाता है कि नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको टच नहीं कर सकते। जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जैसे डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर। इसीलिए कोलिजियम को देखिए, झगड़ा हो रहा है कोलिजियम को हटाने का, अदालत कहती है कोलिजियम हट जाएगा तो सरकार का अदालतों में इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर। समझ रहे हैं आप? तो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम हमारा है, अदालत ने कहा हमारा है, हम तय करेंगे। हां, आप संशोधन कर सकते हैं, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। और यह फैसला जब आया तो इसने एक तरीके से भूचाल ला दिया, क्योंकि इसने पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को कहीं ना कहीं जाकर के लिमिट कर दिया। हमने आपको अधिकार तो दिए भाई, तुम संशोधन कर सकते हो, अधिकार है, लेकिन हमने कहा लेकिन तुम लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर तुम जो है वो टच नहीं कर सकते। और ये लैंडमार्क जजमेंट आज ही के दिन आया था, यानी कि 24 अप्रैल को आया था। इसीलिए 24 अप्रैल का जो दिन है, ये भारत के राजनीतिक तौर पे, पॉलिटिकल सिस्टम में, और जहां तक रही बात कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन ने देश की राजनीति में दिशा को तय किया कि अदालतें क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती, मौलिक अधिकार कहां तक होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां तक होगी। फिर आगे आप चलते हैं तो देखते हैं मिनर्वा मिल केस आता है। फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल? तो आगे चल करके आप देखेंगे मिनर्वा मिल केस में अदालत ने कहा कि बोथ आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दोनों जो हैं एक रथ के दो पहिए की तरह हैं, और दोनों में बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकारें राजनीति के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं, उनको वोट चाहिए होता है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाती हैं। और जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पर आप देखिए 25th अमेंडमेंट जो हुआ, उस 25th अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी जी ने 2 आर्टिकल्स ऐड ऑन कर दिए। और इंदिरा गांधी जी को आप देखिए, अगर 25th अमेंडमेंट आप देखें तो 25th अमेंडमेंट करके इंदिरा गांधी जी ने आर्टिकल 31C जोड़ दिया, और 31C जोड़ करके उन्होंने आर्टिकल 39B को और 39C को प्रोटेक्शन दे दिया। और प्रोटेक्शन क्या दिया कि आर्टिकल 39B और 39C जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसको इंप्लीमेंट अगर हम करेंगे और किसी के आर्टिकल 14, 19 और 31 का वायलेशन होगा तो वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो सरकारें होती हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेट हो जाती हैं, तो अदालतों का काम है कि वो संविधान की रक्षा करें। इसीलिए गार्जियन, इंटरप्रेटर, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अदालत है। तो अदालत ने साफ साफ कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य जनता का कल्याण करना है, जनता का विकास करना है। इसीलिए आज का दिन, 24 अप्रैल का दिन, देश की राजनीति, देश के संविधान के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन किया जाए। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और जय हिंद।